सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है कि दुनिया में जो तानाशाह हुए हैं, उनका भी बड़ा इच्छा रहती थी कि वो अपने नाम पर बड़े-बड़े अस्पताल बनवाएँ, स्टेडियम बनाएँ। तो क्या ये एक मानसिकता होती है डिक्टेटर की, बस सिर्फ़ उसका नाम ही चलना चाहिए? गांधी जी को कितने लोग याद करते हैं? तो ये क्या दिमाग में है कि हमें अमर रहना है? कोई अमर नहीं रहता। 5 राज्यों के चुनाव हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव पूरे हो चुके हैं। आप बहुत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों में और बाकी चीज़ों में बहुत एक्टिव रहते हैं। क्या फीडबैक आया है कांग्रेस किस राज्य में कितना बेहतर कर पा रही है? सैम साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही और आपने कहा कि कोर्ट और इलेक्शन कमीशन, 2 महत्वपूर्ण नाम। आपको लगता है अमेरिका में बैठ के आपके पास फीडबैक है या लोगों का मानना है कि अदालतें भी प्रभाव में हैं भारत में? सब जगह दुनिया में गवर्नमेंट पे ट्रस्ट कम हो गया है एंड इट इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। बड़ा सवाल ही उठता है ये चुनाव जब होते हैं कि ईवीएम मैनेज कर ली है सरकार ने, ये शब्द उठता है, सामने आता है। क्या ईवीएम मैनेज हो सकती है? जी, ईवीएम मैनेज हो सकती है, हमने देखा है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मैं बात करने बैठा अमेरिका के शिकागो में रह रहे सैम पित्रोदा साहब से। मैं जब पढ़ता था, मैं जब पत्रकारिता में आया, तो मैं जिस शख्स से सबसे ज्यादा प्रभावित था वो सैम पित्रोदा थे। मैं उस जमाने में पढ़ता था कि किस तरह अमेरिका में रह रहा एक शख्स केवल 1 रुपए की महीने की नौकरी के लिए 1 रुपए महीना लेके अमेरिका में जमी जमाई अपनी जिंदगी छोड़ के भारत वापस लौटे। और मैं और जो आप बात कर रहे हैं, मेरे और आपके हाथ में जो मोबाइल है, अगर ये शख्स भारत में नहीं लौटते तो हमें ये मोबाइल हमारे हाथ में आने में सालों लग जाते। भारत में उनको संचार क्रांति का जनक कहा जाता था। आप गूगल करिए, सैम पित्रोदा साहब का नाम डालिए, ना जाने कितनी डॉक्टरेट उन्होंने कर रखी हैं, ना जाने दुनिया के कितने देशों ने इनको सम्मान दे रखा है, पद्म विभूषण और ना जाने क्या क्या सम्मान भारत में मिले हैं। वो कई प्रधानमंत्रियों के सलाहकार रहे, वो भारत में संचार क्रांति के जनक थे, चेयरमैन थे। पूरे टाइम वो एक गाड़ी, सिंगल गाड़ी, और उस पर भी कोई नौकर नहीं, 1 रुपए की तनख्वाह। और भारत में जो संचार का जो शोध हुए हैं उसमें सैम पित्रोदा का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। कोई और सरकार होती तो ऐसे शख्स को ना जाने भारत रत्न से लेकर क्या क्या उपाधि देती। एक लंबी लंबी श्रृंखला है सैम पित्रोदा की योग्यता की, काबिलियत की। आजकल अमेरिका के शिकागो में रहते हैं और अमेरिका के सबसे प्रभावशाली लोगों में उनकी गिनती होती है। मेरे एक मित्र बता रहे थे, वो अमेरिका में रहती हैं, कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी सैम पित्रोदा साहब का सम्मान करते हैं और दुनिया के कई मुल्क के लोग चाहते हैं कि योग्यता में और जानकारी में वो सैम पित्रोदा साहब उनके यहाँ कुछ रिसर्च कर दें, कुछ बातें कर दें। कई किताबें भी लिखी है उन्होंने, इंडियन डेमोक्रेसी पे भी किताब लिख रहे हैं। मैंने उनके कई सारे इंटरव्यू किए हैं, लेकिन अब ये जो इंटरव्यू किया, इसमें जो उन्होंने खुलासे किए उसने मेरे होश उड़ा दिए। ये इंटरव्यू आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। ईवीएम में क्या क्या झोल होता है, ईवीएम में क्या क्या कहानियां होती हैं, ईवीएम कैसे मैनेज होती है, ये भारत में पहली बार इसका खुलासा होने जा रहा है। खुलासा भी सैम पित्रोदा साहब जैसा आदमी कर रहा है जो खुद जनक है इलेक्ट्रॉनिक क्रांति के। उनको पता है कौन सा तार, कौन सा पॉइंट कहां जुड़ता है और सॉफ्टवेयर कैसे मैनेज होता है। बहुत बड़ी बात की है उन्होंने, पूरा प्रक्रिया बताई है कि चुनाव में 2019 के चुनाव में ईवीएम का कैसे कैसे इस्तेमाल किया गया, लोगों ने उनको बताया। मुझे अंदाजा नहीं था कि इस इंटरव्यू में ऐसी ऐसी बातों का खुलासा हो जाएगा। बहुत लोग सवाल उठाते हैं और लोग कहते हैं कि जब तक ईवीएम है तब तक सरकार की मर्जी है, जब चुनाव जीत जाए। मैं ऐसी बातों को हवा में उड़ा देता था, लेकिन आज उन्होंने मुझे टेक्निकली बताया, आज उन्होंने मुझे समझाया कि ईवीएम के खेल कैसे हैं। गुजारिश है ये इंटरव्यू पूरा सुनिएगा, बहुत काबिलियत भरा इंटरव्यू है, बहुत नए नए खुलासे के साथ इंटरव्यू है और हम मानेंगे कि इस व्यक्ति की योग्यता का कोई सानी नहीं है। मैं सीधे चलता हूं आपको सैम पित्रोदा साहब के पास लेकर।
सैम सर, स्वागत है आपका। 4 PM में आप आते हैं तो मुझे कोई नई एनर्जी मिल जाती है। मुझे लगता है कि मैं एक बहुत क्रिएटिव, बहुत योग और बहुत इंटेलिजेंट आदमी से बात कर रहा हूँ। तो मैं शुरुआत करूंगा बातचीत की इस विषय के साथ, क्योंकि आपने भारत की राजनीति को बहुत गहरे से समझा है, भारत के समाज को बहुत गहरे से समझा है, नेताओं के चरित्र को बहुत अच्छे से समझा है। अभी 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस को संभावना लग रही है कि शायद इन 5 राज्यों में, कई राज्यों में वो चुनाव जीत जाए। आपके पास क्या फीडबैक है, क्योंकि आप भी लगातार कांग्रेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट वहां से बैठ के, अमेरिका के शिकागो से बैठ के करते रहते हैं, आप जानते रहते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं। क्या फीडबैक आया है आपके पास? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने फिर आपको मुझे ये मौका दिया। पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत बधाई टू इंडियन क्रिकेट टीम कि दे कुड कम अप टू द सेमीफाइनल एंड फाइनल। I believe they did a great job. We should thank each and every one of them. ऑस्ट्रेलिया ने जीता ये मैच, ठीक है, हार जीत तो होती रहती है, उससे नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे सब प्लेयर्स दिल लगा के खेले, तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं और उनको कहना चाहता हूं कि वी आर ऑल प्राउड ऑफ देम एंड वी डोंट वांट देम टू फील डिसहार्टन्ड। एक चीज मैंने देखी हमारी टीम में कि दे आर गुड टीम प्लेयर्स। अब देखिए कि एक प्लेयर है, मैं तो ज्यादा जानता नहीं, जवानी में क्रिकेट खेला करता था कॉलेज में, लेकिन शामी मोहम्मद, वो मुसलमान है लेकिन वो पहले हिंदुस्तानी है। अब कहां गए ये सब हिंदू धर्म वाले? सब लोग चीयर कर रहे थे, वो तो गुजरात में खेल रहे थे। वी शुड बी प्राउड ऑफ हिम एज एन इंडियन। सो द मैसेज फ्रॉम दैट टीम is that we all have to work together. We all have to be part of it. When Virat Kohli's of the world would go hug him, वो एक संदेश भेज रहे हैं कि हमें सबको एक साथ मिलकर रहना है। तब तो ये सब गुजरात में जो भगवान का नाम लेके हिंदू धर्म को आगे हर चीज में लाते हैं, तब सब लोग कहां गए? तो क्रिकेट गेम से भी एक मैसेज सीखना है कि प्रगति तभी होगी जब सब साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे और लोगों को डिवाइड नहीं करेंगे। क्रिकेट टीम ने किसी को डिवाइड नहीं किया। क्रिकेट टीम में ओबीसी हो, दलित हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सब बराबर टीम प्लेयर की तरह से खेलते हैं। सो क्रिकेट प्लेयर से हमें एक लेसन भी लेना है। सो धन्यवाद। सेम साहब इसी बात पे करूंगा। देखिए, आपने इस अपनी इंपॉर्टेंट लाइन में 2 पॉलिटिकल बातें बहुत महत्वपूर्ण कर दी। लगातार सोशल मीडिया पे बात चल रही है। एक जने ने ट्वीट किया, वो बीजेपी की करीबी पत्रकार माने जाते हैं, कि शुक्र है कि खेल में आरक्षण नहीं है, योग्यता के आधार पर है। तो फिर लाइन लगा दी लोगों ने कि कौन खिलाड़ी किस जाति का है। तो जो बात आपने कही वो बात सामने निकल के आई कि ये जो टीम है, इसमें मुसलमान भी है, इसमें दलित भी है, इसमें पिछड़ा भी है, इसमें ब्राह्मण भी है, इसमें अलग अलग जाति के लोग हैं। तो क्या खेल को, जो बात आपने कही, तो खिलाड़ियों को भी क्या जाति का आधार पर देखना जरूरी होता है? नहीं, लेकिन ये खेल में ऐसा है कि इसमें इतना इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। हम जब बच्चे थे तब खेलते थे रोड पे। हमारे पास बैट भी नहीं था, एक धोखा था कपड़ा धोने का, उसी से खेलते थे। टेनिस बॉल से भी खेलते थे। तो गेम सबको ऑटोमेटिकली इक्वलाइज कर देती है। उसमें ऐसा नहीं है कि गेम खेलने के लिए आपको 10,000 रुपया चाहिए। जो अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं जाति में, उसमें एडमिशन लेना है कॉलेज में,
उसमें फीस चाहिए। सो ये दो चीजों अलग अलग हैं, समझे। कैसे भी करके हमें पिछड़े लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी देनी है। अब आपको खो खो खेलना है तो खो खो तो सब खेल सकते हैं भैया, हुतुतु खेलना है सब खेल सकते हैं, क्रिकेट खेलना है सब खेल सकते हैं। सो ये गेम से बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज लेना चाहिए कि गेम सबको इक्वलाइज कर देती है, तो पढ़ाई को भी ऐसे यूज करना है कि लोगों को इक्वलाइज कर दे। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। एक चीज और पूछना चाहूंगा सैम साहब, मैं लखनऊ में जहाँ रहता हूँ, मेरे घर से बस 1 या 2 किलोमीटर दूर अंबेडकर जनेश्वर मिश्रा पार्क है, उसके आगे अंबेडकर पार्क है। वहाँ मायावती जी ने अपनी प्रतिमा लगाई थी जब वो मुख्यमंत्री थी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत ज्यादा उनकी आलोचना करी थी कि ऐसा होता है, कोई कोई जिंदा रहते अपनी मूर्ति लगवाता हो। और छोटे से लेकर बड़े नेताओं ने कहा कि अपने नाम पर जिंदा रहते हुए मूर्ति लगवाना ठीक नहीं है, अपने नाम पे कुछ रखना ठीक नहीं है। आज जिस जगह पे ये मैच हुआ उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया। अब मुझे कहना नहीं चाहिए, खराब लगता है, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत खराब खराब प्रधानमंत्री के लिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जाते नहीं तो ये नहीं होता। और ट्विटर पे ट्रेंड एक शब्द कर रहा है, पनौती, मतलब एक बुरा शब्द है वो, लेकिन लगातार ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। और मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, जब नेता जीवित हो, देश का प्रधानमंत्री भले क्यों ना हो, जीवित रहते हुए उसे अपने नाम पे कोई स्टेडियम, कोई बड़ी चीज ऐसी रखवानी चाहिए? नहीं, हम तो ये मानते हैं कि यू हैव टू लिव ए मॉडेस्ट लाइफ। जो भी जीतता है वो हारता भी है, और जो भी हारता है वो जीतता भी है। तो डोंट बी इन ए हरी टू सेलिब्रेट विक्ट्री, रिलैक्स, बी मॉडेस्ट। और आपके नाम पे कोई कुछ भी करे, हमें बहुत लोग फोन करते हैं, सर आपके नाम पे कॉलेज करेंगे। हमने बोला नहीं भैया, दैट्स नॉट अलाउड। आपके नाम पे ये करेंगे, जरूरत नहीं है। कभी कभी अवार्ड के लिए लोग बुलाते हैं, तो मैं तो आप कहता हूं कि भाई कोई जवान लोग को अवार्ड दीजिए, मुझे अवार्ड देके क्या करना है? हमारा तो काम खत्म हुआ। किसी 40, 45 साल, 50 साल के लोग को अवार्ड देंगे तो दे विल बी मोटिवेटेड, दे विल वर्क हार्ड। सो यू रियली हैव टू फील फ्रॉम योर हार्ट कि भी हमें नाम की जरूरत नहीं है। ये इनसिक्योर लोगों को नाम की जरूरत है, समझे। गांधी जी ने कभी किसी को नहीं कहा कि हमारे लिए ये बनाइए वो बनाइए। सो ये अच्छी बात नहीं है। अगर किसी ने बनाया हो तो भी आपको कहना चाहिए कि भाई ये हमें मंजूर नहीं है, ये चीज वाजिबी नहीं है अभी। बट इट वेरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल, यू नो। ये सैम साहब, ये कौन सी इच्छा है प्रधानमंत्री जी की जो वो संसद में यूं करके छाती पीटते हुए कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी, स्टेडियम का नाम अपने नाम पर रख लेते हैं। ये जो मैं की वाली फीलिंग है, सब कुछ मैं, मुझसे शुरू मुझी में खत्म, ये क्या नेताओं के अंदर विज्ञान होता होगा, पता मनोविज्ञान नहीं, होता होगा? हमें कोई पता नहीं। यू हैव टू टॉक टू रियली साइकियाट्रिस्ट, वो साइकियाट्रिस्ट बता सकेंगे आपको अच्छी तरह से। लेकिन हम ये मानते हैं कि पार्ट ऑफ इट हैज टू डू विथ लो सेल्फ एस्टीम। सी, आपकी सेल्फ एस्टीम ऐसी चाहिए जो कोई आपका अपमान नहीं कर सकता। हमें बहुत लोग कहते हैं कि हमें अपमानित किया, तो हम उन्हें कहते हैं भाई आपको कोई अपमानित नहीं कर सकता अगर आपको नहीं होना है अपमान। आप हमको क्या कहेंगे कि ये बुद्धू है, बेकार है, उल्लू है, ठीक है, दैट्स योर ओपिनियन, दैट डजंट हर्ट मी एट ऑल। आई नो हु आई एम। I don't need to be told by somebody who I am. I don't value myself based on other people's opinion.
सो अगर आपकी सेल्फ एस्टीम स्टेबल हो, देयर इज नो नीड टू टेक क्रेडिट फ्रॉम एवरीबॉडी. As a leader of a company or C dot or whatever it is, my job is to give credit to others. And जब वो तकलीफ में आए, तब I have to take the blame. That is the leadership. अभी तो क्या हो गया है कि ब्लेम दे दो दूसरों को और दूसरों की क्रेडिट ले लो खुद. This is not leadership, it is insecurity. लेकिन lot of authoritarian leaders do this. Whether it is Putin or many others in this sort of global politics, all authoritarian leaders tend to put their stamp on every good thing and dump everything bad on somebody else. Okay. That's the mentality of authoritarian mindset. ठीक है, that's their privilege, they are in that position. So who are we to decide? They have to decide. सैम साहब, सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है कि दुनिया में जो तानाशाह हुए हैं उनका भी बड़ा इच्छा रहती थी कि वो अपने नाम पर बड़े बड़े अस्पताल बनाएं, स्टेडियम बनाएं. तो क्या ये एक मानसिकता होती है डिक्टेटर की, बस सिर्फ उसका नाम ही चलना चाहिए? होते हैं लोग ऐसे, क्या करें, उनको जरूरत है ऐसी, ये स्टेडियम का नाम भी महान होने की. उनको जरूरत है कि हमारे नाम पे हॉस्पिटल बनाए, हमारे नाम पे कॉलेज बनाए, हमारे नाम पे स्टेडियम बनाए, हमारे नाम पे यूनिवर्सिटी खड़ी की जाए. ओके, देखिए ये सब नाम बाम बहुत ज्यादा नहीं चलता. आपके बच्चों भी और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन भी आपको भूल जाएंगे. समझिए, समझे? सो एक, डोंट बी अंडर रॉन्ग इंप्रेशन that your name will remain here for generations. हम खुद हमारे 3-4 पीढ़ी के बाद नाम नहीं जानते, क्या फर्क पड़ता है? We all have to come, we all have to go. There are 8 billion people, we are one of those 8 billion. गांधी जी को कितने लोग याद करते हैं? तो ये क्या दिमाग में है कि हमें अमर रहना है? कोई अमर नहीं रहता. दुनिया बदलती रहती है, नए लोग आते रहते हैं. अब आज ही क्रिकेट की गेम देखिए आप. ये सब खिलाड़ी हैं. जब हम छोटे थे तब चंदू बोर्डे वॉज ए प्लेयर, जसू पटेल वॉज ए बॉलर, पंकज रॉय वॉज ए प्लेयर. ओके, वो दुनिया अलग थी. अब उनको कौन याद करता है? They were equally good. They were great people. They played their role. Life has to go on. So it is not important to name anything after you. सैम साहब, एक सवाल और. आप गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, भले आप अमेरिका के बहुत प्रतिष्ठित नागरिक हो गए, आप अमेरिका में सेटल हो गए. आज देश के लोगों को दुख है कि जब मैच हुआ तो गुजरात में होटलों का किराया लाखों में पहुंच गया. एक एक थाली वहां पे हजारों में मिली खाने के लिए. हवाई जहाज का किराया 30-40 हजार रुपए पड़ गया. लोग कह रहे हैं कि गुजरात के लोग सब लोगों को पैसा सब लोगों से लेना जानते हैं. मतलब गुजरात को आज अच्छे फ्रेम में नहीं देखा जा रहा कि केवल आप गुजरात में कुछ काम करो और सबकी जेब खाली हो जाए. और ये कहा जा रहा है कि देश में जितने बड़े ठेके होते हैं, देश में जितने बड़े काम होते हैं, गुजरात लॉबी ही अब पूरे देश में हावी हो गई है. तो आज के मैच में जिस तरह लोगों की जेबें खाली की गुजरात ने, जो मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी गुजरात से आते हैं, मतलब आपका बहुत करीबी नाता है गुजरात का. तो गुजरात के बारे में ये खराब धारणा क्यों बन रही है? क्यों गुजराती लोग ऐसा करते हैं? मुझे बहुत अचरज लगा जब किसी ने बताया मुझे कि ये क्रिकेट गेम की टिकट की प्राइस क्या है. हमने सोचा कि होगी 100 रुपया. तो हमारे एक दोस्त ने बताया कि हजारों रुपयों में जाती है टिकट्स, और अगर आपको बॉक्स ऑफिस में बैठना हो तो लाखों में जाती है. हमारी तो समझ में ही नहीं आता. ये गुजरात के लोग सब जगह व्यापार में
लगे पड़े हैं। आप डायमंड का व्यापार देखिए, गुजराती है। आप अमेरिका में होटल मोटेल का व्यापार देखिए, गुजराती है। दे आर गुड बिजनेस पीपल। जब मैं टेलीकॉम कमीशन का चेयरमैन था तब मुझे बहुत अचरज लगा कि एक गुजराती टेलीकॉम मैनेजमेंट में नहीं था, और था तो मुझे नहीं पता था। इसका मतलब यह है कि गुजरातीज डोंट want to work for the government, don't want to sacrifice their business acumen, and they want to make money. अफ्रीका में देखिए सब गुजराती हैं, यहाँ के ग्रोसरी स्टोर सब गुजराती चलाते हैं। So Gujarati are seen as, in many ways, I shouldn't say it this way, but it will clarify, Jews of India. जैसे जूस दुनिया में जाने जाते हैं व्यापार के लिए, वैसे गुजरातीज आर बेसिकली जूस ऑफ इंडिया। इफ दे सेंस एन अपॉर्चुनिटी दे विल मेक मनी। अब क्रिकेट के वक्त में प्लेन का किराया बढ़ गया, होटल का किराया बढ़ गया, बिकॉज दे सॉ ए मार्केट, दैट मार्केट विल बेयर द प्राइस and they'll take advantage of it. Okay. So it's a normal mindset for any businessman. अच्छा, एक चीज और समझ आता हूँ सैम साहब, आप प्रधानमंत्री जी के सलाहकार रहे हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे रहे हैं। एक कहा जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है 9 सालों में। लोग ऐसे बीजेपी के लोग कहते हैं। तो जैसे आज प्रधानमंत्री जी मैच देखने आए, तो ये छुट्टी में काउंट होता होगा प्राइम मिनिस्टर की, या ये वर्किंग में काउंट होता होगा? ठीक है, छुट्टी ली न ली कोई बड़ी बात नहीं है, खाली लोग बकवास करते हैं। सी, वर्किंग हार्ड should not be confused with working smart. यहां भी लोग ऐसा मानते हैं कि 80 घंटा काम करो तो अच्छा है। It's not true. You have to take time for yourself, reading, writing, thinking, meeting with friends, family, relaxing, because that's all part of life. You are not a machine. If you are a machine, it can go on with little bit of oil forever. You are just a normal human being, right? You have to perform daily duties. You have to spend time eating. If you are that hardworking, why do you spend time eating? Why do you spend time sleeping? Okay? But these are requirements. जैसे sleep is a requirement, taking time to eat, taking time to bath, spending time with friends is equally important. Spending time to read, reflect, review is also important. ठीक बात, बिल्कुल ठीक। ये जो बकवास की जाती है कि छात्र कभी छुट्टी नहीं ली, that's bad, छुट्टी नहीं ली, you should take vacation. Okay, I'm concerned if somebody doesn't take vacation. अमेरिका के राष्ट्रपति भी छुट्टी पे जाते हैं लंबी, मतलब मैंने देखा है। छुट्टी का मतलब अलग अलग होता है। छुट्टी डजंट मीन कि आप पहुंच जाइए दरिया पे और खड़े रह के ड्रिंक पीजिए, वो भी छुट्टी नहीं है। छुट्टी अलग अलग होती है। आप अपने बच्चों के साथ छुट्टी ले सकते हैं, आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेल सकते हैं, आप अपने पड़ोसी के साथ छुट्टी ले सकते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल अलग पैमाने होती है। अब सेम साहब, मैं उसी मूल सवाल पे आना चाहूंगा जो मैंने पहले कहा था कि 5 राज्यों के चुनाव हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव पूरे हो चुके हैं। आप बहुत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों में और बाकी चीजों में बहुत एक्टिव रहते हैं। क्या फीडबैक आया है, कांग्रेस किस राज्य में कितना बेहतर कर पा रही है? देखिए, आप किससे बात कर रहे हैं उस पर आधार रखता है। आप कांग्रेस वाले से बात करिए तो लगता है कि कांग्रेस अच्छी तरह से मोस्ट ऑफ द स्टेट में जीतेगी। अगर आप बीजेपी के दोस्त से बात करिए तो वो कहेंगे बीजेपी सब 5 स्टेट में जीतेगी। अगर आप एवरेज आदमी से बात करिए तो बोलते हैं
कांग्रेस 3 स्टेट में जीतेगी। सो ये चीज ऐसी है कि आप किस तरह से देखते हैं। असली रिजल्ट तो आएगा दिसंबर 3 को। हमारे देश में लोग सीधी बात नहीं करते। आप एग्जिट पोल लीजिए, तो एग्जिट पोल में जो लोग आपको कहते हैं उस पे आप ज्यादा महत्व नहीं दे सकते। ठीक है, आप ट्राई करिए। इट इज गुड टू हैव एग्जिट पोल, इट इज गुड टू हैव एनालिटिक्स एंड ऑल दैट, बट इफ द इनपुट इज बैड, output will be also bad. In our computer system we say garbage in, garbage out. So हम कहेंगे कि अभी तक तो अच्छा लगता है, लेकिन लेट्स नॉट बी इन ए हरी। लेट्स वेट टिल दिसंबर 3, देखेंगे लोग क्या कहते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि अगर दिसंबर 3 को रिजल्ट कांग्रेस की फेवर में आया तो इस वक्त 2024 में जरूर से फर्क पड़ेगा। क्यों? कि लोग समझ जाएंगे देन, एटलीस्ट द ब्यूरोक्रेट्स, मशीनरी के बदलाव आ सकता है। अब एक पार्टी को फेवर करना ठीक नहीं है। दूसरी दफा क्या हुआ कि सब एडमिनिस्ट्रेशन ने सोच लिया था कि ये पार्टी को फेवर करेंगे तो हमारा फायदा होगा। अब थोड़ा सोचेंगे, सब लोग सोचेंगे। आई थिंक कोर्ट्स विल थिंक, इलेक्शन कमिश्नर्स विल थिंक, इलेक्शन वर्कर्स विल थिंक, IAS officers will think that maybe there will be a change this time. So we better shape up. I think it's very important sort of message that we all need to understand. सैम साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही, और आपने कहा कि कोर्ट और इलेक्शन कमीशन दो महत्वपूर्ण नाम। आपको लगता है अमेरिका में बैठ के आपके पास फीडबैक है या लोगों का मानना है कि अदालतें भी प्रभाव में हैं भारत में? हमारी दृष्टि से इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन, आई एम सॉरी आई कीप सेइंग कमिश्नर, बट इलेक्शन कमीशन must spend more time in building trust. अभी ट्रस्ट नहीं है। सच है झूठ है वो डिबेटेबल है, लेकिन ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट के लिए अगर आपको वीवीआई पैड की रिसीट को स्टोर करना है, ऐसी तरह से प्रिंट करना है कि 5 साल तक आप पढ़ सकें, और सब वोट को काउंट करना है, 3 दिन ज्यादा लगे तो लगे, इससे जो पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ता है तो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। ये तो अभी से कहते हैं नहीं करेंगे, सो टू मी दैट इज नॉट फेयर, क्योंकि हमें पता है ट्रस्ट डेफिसिट है। अब जब जब लोग ये कोर्ट में ले जाते हैं, कोर्ट उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और कोर्ट भेज देती है वापस इलेक्शन कमीशन को। सो ये जो पिंग पोंग चल रहा है कि लोग कहते हैं इलेक्शन कमीशन को आप ये करिए, लोग जाते हैं कोर्ट में, कोर्ट कहती है इलेक्शन कमीशन को दे दीजिए, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे। तो हमारी दृष्टि से ऐसी 3-4 चीजें हैं जिस पे बहुत ध्यान दिया जाए, मेनली टू बिल्ड ट्रस्ट। एक है वीवीपैड, प्रिंटेड रिसीट, बेटर इंक, तो आप उसको पढ़ सके 5 साल तक, और एबिलिटी टू काउंट इन अ सेपरेट डब्बा दैट रिसीट। दैट्स वन मेजर इंपॉर्टेंट स्टेप दैट इलेक्शन कमीशन मस्ट एग्री टू, हमारी दृष्टि से। दूसरा है कि कोर्ट हैज टू डिसाइड ऑन इलेक्शन बॉन्ड।
जो इलेक्शन बॉन्ड है, इट्स पब्लिक इंफॉर्मेशन भाई. व्हाट इज सो सीक्रेट अबाउट इट? हमें किसी पार्टी को पैसा देना है, हमें ओपनली कहना है कि ये दिया है पैसा. उसमें घबराने की क्या जरूरत है? घबराए तो मत दो. ये कोई कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस नहीं है. आप कोई चोरी नहीं कर रहे हैं कि आपको छुपाना है. तो हमारी दृष्टि से कोर्ट मस्ट कम हैवी ऑन इट एंड से दिस इज इन पब्लिक इंटरेस्ट. अगेन, दिस इज रिक्वायर्ड टू इंप्रूव ट्रस्ट. सब जगह दुनिया में गवर्नमेंट पे ट्रस्ट कम हो गया है, एंड इट इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी. Democracy can only thrive when there is trust between people, among people, and between people and the government. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी दृष्टि से इज द डेटा. अब डेटा सिक्योरिटी के नाम पे आप इलेक्टोरल रोल ओपनली शेयर नहीं करेंगे तो जो वॉलंटरी एजेंसी है, अलग अलग संस्थाएं जो है जो लोगों को मदद करती है कि आपका नाम रजिस्टर्ड है, आप यहां जाइए, आप यहां से पास लीजिए, व्हाटएवर, वो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी. उससे भी ट्रस्ट डेफिसिट होगी. तो हम ये समझते हैं कि ये तीन चीजों पर कोर्ट, इलेक्शन कमीशन and civil society and government should work together to build trust. अब ये डायलॉग ही नहीं है अभी. सैम साहब, इसी के साथ में मैं महत्वपूर्ण सवाल ये पूछना चाहूंगा, चूंकि आपसे ज्यादा बढ़िया टेक्नोलॉजी को समझने वाला शायद ही कोई शख्स को एक बड़ा सवाल ही उठता है ये चुनाव जब होते हैं कि ईवीएम मैनेज कर ली है सरकार ने. ये शब्द उठता है, सामने आता है. क्या ईवीएम मैनेज हो सकती हैं? जी, ईवीएम मैनेज हो सकती है. लोगों ने हमें बताया है, हमने देखा है. क्योंकि ईवीएम एक डब्बा नहीं है. ईवीएम एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. आप जब भी ईवीएम कहते हैं, लोग समझते हैं एक डब्बा है, ये उसमें हार्डवेयर है, उसमें सॉफ्टवेयर है. ठीक है, बट वो ईवीएम की शुरुआत है. डब्बा कब बनाया था, कौन सा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर किसने बनाया था, उसका सोर्स कोड कहां लॉक किया गया है, कितने लोगों के पास वो सोर्स कोड है, कब से इन लोगों के पास ये सोर्स कोड है, वो रिटायर हो गए, रिटायर नहीं हुए. वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. दूसरा, ये डब्बा कौन बनाता है, कौन सी कंपनी, कितने लोग हैं जिनको पता है कि डब्बा में क्या है, कैसे प्रोग्राम किया जाता है, ये सब. तीसरा, डब्बा शिप कहां की जाता है, कहां शिप करते हैं आप, कौन देखता है, कौन रखता है, कौन प्लग करता है, वोटिंग के वक्त क्या होता है, उसके बाद डब्बा कौन ले जाता है, कहां स्टोर करता है. ये जो बड़ी प्रोसेस है, ये प्रोसेस में देयर आर लॉट्स ऑफ लीकेज, एंड लीकेज इज ऑल अबाउट लॉजिस्टिक्स, people handling it. It is not just technology. ये technology has to be seen more as a system and not as hardware software डब्बा. लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है. दुनिया में कहीं भी हमारे जैसा ईवीएम क्या उपयोग नहीं हो रहा है. That doesn't mean it is all bad. मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन इसके लिए टाइट लॉजिस्टिक चाहिए. हमने देखे हैं ट्रक में लोड किए हुए ईवीएम ऑटो रिक्शा में जाते हैं, ईवीएम डब्बे सब भर देते हैं कहीं. द हैंडलिंग इज ऑफ ग्रेट कंसर्न टू मी. So it is possible
कि ईवीएम से खेलवाड़ हो सकती है। लोग कह रहे हैं हुई है 2019 में, लेकिन किसी ने प्रूव नहीं किया अभी तक। आपसे लोगों ने कहा, आपके पास दस्तावेज भेजे कि 2019 में ईवीएम मैनेज की गई थी भारत में? हमें सब लोगों ने बताया, बहुत लोगों ने, सब लोगों ने नहीं, बहुत लोगों ने बताया है। हमने देखा है, हम मिले हैं उनसे, हमने बातें की है उनसे, हमने देखा है नजर से। ओके, लेकिन यू डोंट नो व्हाट द फैक्ट्स आर। क्योंकि आपको कोई एक मशीन बता दे वो कौन से रिवीजन का है, कब बना था, तो हम आपको कहें कि ये वीएम मशीन हैक हो सकता है, आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो पुराना मशीन है। ठीक है, आपकी राइट है। सैम साहब, ये तो तय बात है कि मौजूदा सरकार ईवीएम को नहीं हटाएगी। अगर मैं आपके आरोपों को, आपकी बातों को मान भी लूं सही है, तो कोई भी सरकार जो अगर वो ईवीएम मैनेज कर रही है तो वो ईवीएम क्यों हटाएगी? बिल्कुल नहीं हटाएगी। फिर इससे मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं। ओके, मैं यही खाली कह रहा हूं कि सिस्टम बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इट कैन बी टेम्पर्ड। तो आप मुझे बताइए, फिर सरकार तो नहीं हटाएगी तो फिर चुनाव तो इन्हीं ईवीएम से होने, फिर अगर कोई मैनेज कर रहा है तो वो जीतता रहेगा हमेशा। नो, तो हमें लोगों को मिलके देखना है कि जहां जहां लीकेज के पॉइंट हैं उस पर बड़ा ध्यान दिया जाए। आपने ये सारी बातें राहुल गांधी को बताई? राहुल गांधी जी को सब पता है, वो जानते हैं, वो कभी कहेंगे भी शायद, उनको तो पता है। राहुल गांधी इस सारी चीजों को जानने के बाद ईवीएम को हटाने की जबरदस्त पहल कब से करेंगे? वो तो मुझे पता नहीं, वो तो पार्टी और राहुल गांधी जी को डिसाइड करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ईवीएम को हटाइए। आइडियली पेपर बैलेट वुड बी द बेस्ट, आइडियली, बट उसमें भी मैनिपुलेशन होता है, उसमें भी बूथ कैप्चर होता है, क्योंकि उसका जो लॉजिस्टिक्स है वो भी ओपन है। सो आई वुड से कीप ईवीएम, इट मे बी टू लेट, बट डू दीज 3 थिंग्स। एक, रिसीट प्रिंटर को बदलिए, रिसीट को स्टोर करिए और सब रिसीट को काउंट करिए, सब रिसीट को। अभी आप कह रहे हैं सैंपल करेंगे छोड़ा 4%, 5% may not be enough. If you really want my full trust, 2, जो डेटा है उसको आप बराबर शेयर करिए वॉलंटरी एजेंसी से और ओपन रखिए, सो सब लोग वोटर लिस्ट चेक कर सके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। कि इलेक्शन में कौन कितना पैसा कहां डालता है वो ओपनली पब्लिक को बताइए कि ये पार्टी ने 100 करोड़ दिए, ये पार्टी ने 50 लाख दिए, ये पार्टी ने 5 लाख दिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल भी रही है आजकल, हो सकता है फैसला जल्दी आ भी जाए। सुप्रीम कोर्ट will have to say that we want open system. Okay. बिल्कुल ठीक बात। सैम साहब, मैं ये चीज जानना चाहूंगा, आप राहुल गांधी को बहुत करीब से जानते हैं, देखते हैं, पूरा परिवार को करीब से जानते हैं। जब नतीजे आते हैं, चाहे वो जीत हो चाहे वो हार हो, पूरे गांधी परिवार का रिएक्शन कैसा हो जाता है? दुखी हो जाते हैं, नॉर्मल, खुश होते हैं? आई डोंट थिंक वो दुखी हो जाते हैं, वो जानते हैं ये एक प्रोसेस है। वो जानते हैं जो जीतेगा वो हारेगा और जो हारेगा वो जीतेगा। ये तो टाइम का सवाल है। कांग्रेस इतने सारे साल पावर में रही, अब थोड़े साल ना हो तो उससे दुखी होने की क्या जरूरत है? क्या लग रहा है 2024 में आपका जो ध्येय है वो नहीं बदलना चाहिए। आपको क्या लग रहा है 2024 में क्या होगा? पीपल ऑफ इंडिया विल डिसाइड। ये तो काम लोगों का है, लोगों को वोट देना है, लोगों को समझना है कि कैसी सरकार लोगों को चाहिए। लोगों को समझना है कि 10 साल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। आपको शांति चाहिए या आपको झगड़ा चाहिए थ्रू हेट? आपको हिंदू मुसलमान का मुद्दा हमेशा आगे चाहिए और उसको पीछे रखिए? नौकरी, महंगाई, काम,
इस पे ज्यादा ध्यान देना है। आपको डिसाइड करना, पब्लिक को डिसाइड करना है कि कैसा भारत उन्हें बनाना है। बिल्कुल ठीक बात है सैम साहब। राहुल गांधी का अगला विदेश दौरा कब है? क्योंकि आपके पास जानकारी रहती है, आप प्लान करते रहते हैं उनके दौरे को। अभी थोड़े वक्त में अनाउंस करेंगे। अभी प्लानिंग चल रहा है। प्लानिंग हैज बीन गोइंग ऑन फॉर लास्ट 2 months फॉर द नेक्स्ट विजिट। हम सोचते हैं नेक्स्ट विजिट हम एशिया पैसिफिक में करेंगे। कब करेंगे, कहां जाएंगे, वो अभी नहीं बता सकते। नहीं, ठीक है। इन दौरों से फायदा क्या मिलता है? जब राहुल गांधी दुनिया में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, लंदन में जाते हैं, फ्रांस में जाते हैं, इन दौरों से राहुल गांधी की पर्सनालिटी को और कांग्रेस को क्या फायदा मिलता है? हमने बहुत दफा बताया है, हम फिर से बताएंगे कि इंडियन डेमोक्रेसी is larger public good at global level. There are two democracies which are important today in the world: India and US. US is the oldest, India is the largest. ये दो देश की डेमोक्रेसी जैसे आगे बढ़ेगी, वैसे दुनिया की डेमोक्रेसी आगे बढ़ेगी। ये दो देश में जो डिक्टेटरशिप आई, तो डेमोक्रेसी विल पे वेरी हैवी प्राइस ग्लोबली, क्योंकि बाकी सब कंट्री तो छोटे छोटे हैं कंपैरेटिवली। लेकिन इस दो देश में थ्राइविंग डेमोक्रेसी बनी तो मैक्सिको, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, यूके, अफ्रीका, एवरीबडी वुड बेनिफिट। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जाके दुनिया के लीडर्स को बताएं कि भाई डेमोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। डेमोक्रेसी इज रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल। और हम उनसे भी सीखते हैं कि वो उनका व्यूज क्या है। हम स्टूडेंट्स को मिलते हैं, हम बिजनेस लोग को मिलते हैं, लेकिन हमारा मेन काम है टू टेक इंडियन डेमोक्रेसी ग्लोबल। क्या ये ख्याल, ये डेमोक्रेसी को मजबूत करने की वाली बात समझ में आ रही है भारत को, भारत के लोगों को? आनी चाहिए, लेकिन हम तो समझते हैं कि ये बहुत जरूरी है, इसीलिए हम करते हैं। अब हमने सोचा होता कि इसकी जरूरत नहीं है तो हम नहीं करते। हम इसे वोट के लिए नहीं करते हैं। सब चीज सुबह उठे रात को सोए तक वोट 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 हम नहीं करते। बिल्कुल ठीक बात है सैम साहब। एक चीज बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं और पूछूंगा, पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है, वो है इजराइल और जिस तरह फिलिस्तीन का युद्ध एक बहुत खराब शेप लेता चला जा रहा है। भारत की भूमिका को और अमेरिका की भूमिका को आप किस तरह देखते हैं? It is unfortunate that this war has affected large number of innocent people. सबसे पहले जो हमास ने किया वो वाजिब नहीं था। उन्हें हमारी दृष्टि से हिंसा का साथ नहीं लेना था, उन्हें अहिंसा का साथ लेना था। लेकिन हमास इज व्हाट हमास इज। उसका जवाब नेतन्याहू ने हिंसा का जवाब हिंसा से दिया और दे रहे हैं। वो भी हमारी दृष्टि से वाजिब नहीं है। हिंसा का जवाब हिंसा से देने से सबका नुकसान होता है, उससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इजराइल फॉल्ट में है और पैलेस्टाइन फॉल्ट में है। हम ये कह रहे हैं कि इनोसेंट पीपल आर सफरिंग। लुक एट लिटिल चिल्ड्रन, वुमेन। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। खत्म, आगे आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। अभी आपको
रोकना है, युद्ध रोकना है, रोकना है युद्ध को। भारत ने जो किया वो ठीक था। हमारी दृष्टि से बहुत जल्दी से भारत ने इजराइल का साथ दे दिया, हम उसमें नहीं मानते। क्या करना चाहिए था भारत को? भारत को वेट होना था, भारत को देखना था कि ह्यूमैनिटी क्या क्या हो रहा है, और भारत हैज टू टेक स्टैंड ऑन ह्यूमैनिटी। Innocent people are being killed, and you cannot be on any side but on the side of humanity. अभी देखो अमेरिका में भी बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, सो लोग इन्हें इधर प्रो इजराइल और एंटी पैलेस्टाइन और प्रो पैलेस्टाइन की नजरिया से ही देखते हैं। ये नजरिया गलत है। हम जो कह रहे हैं वो ह्यूमैनिटी की नजर से कह रहे हैं। इजराइल का बच्चा मारा गया, उसका भी हमें दुख है। पैलेस्टाइन का बच्चा मारा गया, उसका भी उतना ही दुख है। ठीक बात है। अब जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक यू कैनॉट हैव ए डायलॉग। सैम साहब, भारत की जो मीडिया है वो दिन रात इजराइल और हमास के युद्ध दिखाती रहती है, खासतौर से इजराइल के पक्ष में बात करती रहती है। और कुछ इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो तो यहाँ तक कहने लगे कि हमास जैसी मानसिकता के लोग भारत में हैं, इनको भी चिन्हित करो। और जो चुनाव चल रहा था, उस चुनाव में राजस्थान में, मध्य प्रदेश में इजराइल और हमास के युद्ध की चर्चाएं बीजेपी के बड़े बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्टर ने करी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा राजस्थान में कि ये इजराइल हमास जो कर रहे हैं, इजराइल ने बिल्कुल सही कर रहा है, हनुमान जी की गदा हमास के लोगों को ठीक कर देगी। दिन भर टीवी चैनल पे इजराइल हमास का युद्ध, पॉलिटिकल पार्टी में, इन सब का मतलब वही हिंदू मुसलमान एंगल है ना। उनका एंगल बड़ा सीधा है ना, आप जानते हैं, हम जानते हैं, वो भी जानते हैं। यहूदी जानते हैं, उनको सब पता है कि हम झूठ बोलते हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए, ये वाजिबी नहीं है, लेकिन ये पार्टी लाइन है, हमारी रोटी इनसे मिलती है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। तो हम करेंगे। भारत ने जो स्टेप लिया उसकी अमेरिका में चर्चा हुई कि भारत ने गलत किया। नहीं, अमेरिका ने, गवर्नमेंट को तो अच्छा लगा। हाँ, और अमेरिका में रह रहे लोगों सोचते हैं कि इतना जल्दी क्यों डिसीजन लिया इंडिया ने, थोड़ी देर रहते, देखते, जरूरत क्या थी जल्दी डिसीजन लेने की। यू शुड सपोर्ट ह्यूमैनिटी इवन इन यूक्रेन वॉर, यू हैव टू सपोर्ट ह्यूमैनिटी। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि 21st सेंचुरी में वी आर फाइटिंग लाइक ट्राइबल्स, बारबेरियन। ओके, बंदूक लेके सब निकल पड़े हैं बुद्धू की तरह, और खुश होते हैं कि हमारी बड़ी बहुत बहुत बंदूक है, हमारे पास इतने हथियार हैं। भाई सोचो जरा, यू आर इन 21st सेंचुरी, सिविलाइज्ड पीपल। बिल्कुल। आखिरी सवाल सैम साहब, हम लोग जो इस तरह का एक्ट करते हैं धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, जब दुनिया हमें देखती है तो हमारे बारे में क्या सोचती है? दुनिया के पास इतना टाइम नहीं है कि हमारे बारे में ज्यादा सोचे। ये बात भी ठीक है। ओके, उनके खुद के प्रश्न है, समस्याएं हैं, उसमें लोग पड़े हैं। हिंदुस्तान की समस्या में क्यों पड़ेंगे? मतलब हिंदुस्तान की कोई चर्चा नहीं है अमेरिका में? वेरी लिटिल, वेरी लिटिल। हमारे वो जर्नलिस्ट जो हैं, गोदी मीडिया वाले, वो कहते हैं अमेरिका डर जाता है जब प्रधानमंत्री जाते हैं। बकवास है ये लोग, बकवास है, ये लोग बकवास करते हैं, उन्हें भी पता है ये बकवास है। ओके, क्योंकि वो लोग बुद्धू नहीं है, उन्हें भी पता है कि हम बकवास करते हैं। ओके, अब देखिए, अमेरिका का ध्यान अभी 2 वॉर्स, यूक्रेन, पैलेस्टाइन, इजराइल, चाइना, रशिया, क्लाइमेट कंट्रोल एंड 2024 इलेक्शन पे है। उसमें इंडिया डजंट फिगर इन एट ऑल, कोई उसमें हिसाब ही नहीं है। हम लोग खुद ही खुश होते रहते हैं, ऐसी बात रहते हैं खुश। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सैम साहब, आपने इतनी अच्छी दी बातें करी, हम लोगों का साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सुना आपने, ये थे सैम पित्रोदा जी, किस हिसाब से बता रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल, ये करेगा कौन जब सत्ता इन्हीं ईवीएम से जीत रही है,
जब सत्ता इन्हीं ईवीएम से बन रही है तो फिर बचाएगा कौन? लेकिन उन्होंने कहा कि राहुल गांधी शायद जल्दी इस पे कोई बड़ा फैसला करेंगे। एक फैसला यह भी हो सकता है कि पूरा विपक्ष बायकॉट कर दे कि हम चुनाव नहीं लड़ना। अगर आप ईवीएम पे चुनाव लड़ाएंगे, मैं चुनाव नहीं लड़ना। लेकिन जो करना है ये काम पॉलिटिकल पार्टी का है, हमारा काम है जागरूकता फैलाना, आपको बताना, हमने वो किया। आपसे गुजारिश है, ये इंटरव्यू कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा। इस चैनल के नीचे ज्वाइन बटन है, सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाइएगा, अपना कमेंट करिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।